हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी के क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8, जो कि है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इसमें हम ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, अमेजन बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ कैसी हैं, कौन से एरिया पे कौन सी वाइल्ड लाइफ रहती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक छोटी सी स्टोरी दी है। रेणुका एक गर्ल है, ठीक है, उसकी एक स्टोरी दी है। रेणुका वॉज एक्साइटेड, श्रीकांत अंकल वॉज होम आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 months। लाइक रेणुका बहुत ही एक्साइटेड है, उसके एक अंकल है श्रीकांत अंकल, जो कि 4 महीने बाद अपने घर आए हैं। ही वॉज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर एंड ट्रेवल्ड वाइडली। जो उसके अंकल है ना, वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मतलब जो लोग जानवरों की क्या होती फ़ोटोज़ खींचते हैं, ठीक है, उन्हें हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बोलते हैं। तो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है और वो फ़ोटोज़ खींचने के लिए इधर उधर जो है हर डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल करते रहते हैं हमेशा। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, उसके अंकल फोटोग्राफर है। तो रेणुका इंटरेस्ट इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट बिगिन एट अर्ली एज। तो रेणुका का जो इंटरेस्ट है ना, उसका इंटरेस्ट भी लाइक वाइल्ड लाइफ में और फॉरेस्ट में बहुत ही एक छोटी एज थी जब उसकी, तभी से उसका इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि जो उसके अंकल है वो उसको सारी चीज़ें बताते रहते थे वाइल्ड लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में। तो रेणुका का भी जो है बहुत ही छोटी एज में इंटरेस्ट आने लगा था इन सारी चीज़ों में। पीपल ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर। अलग अलग मतलब जगह में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ रहते हैं, उन लोगों की तरफ मतलब वो जो लोग थे ना, वो उसको बहुत ही आकर्षित करते थे, बहुत अच्छे लगते थे जो उसे अलग अलग जगह पे लोग रहते थे। देखिए, इन दीज पिक्चर्स रेणुका यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट, सम फ्रॉम फ्रोजन लैंड एंड सब फ्रॉम हॉट वेट रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए, आप भी इस पिक्चर में देखिए, तो इस पिक्चर में जो लोग हैं ना, पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अलग अलग जगह से जो लोग हैं, देखिए कुछ अलग अलग शक्ल, देखिए ना, अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो उसके अंकल बता रहे हैं कि कुछ जो है ड्राई डेजर्ट से है, कुछ ऐसी जगह है से है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, कुछ ऐसी जगह से है जहाँ पे हॉट वेट रेन फॉरेस्ट है, ठीक है। तो रेणुका ऑब्जर्व करती है कि ये सारे तो हमसे अलग, मतलब मेरे से अलग लगते हैं, ये सारे अलग लगते हैं, ठीक है। They may look different but they share the same basic needs of life, food, clothing and shelter, explains श्रीकांत अंकल। तो जैसे रेणुका बोलती है ना, ये सारे लोग तो हमसे अलग अलग लग रहे हैं, देखो कोई ये देखिए ये अलग टाइप की लग रही है, फिर ये थोड़े बहुत गोरे चिट्टे, फिर यहाँ पे देखिए तो इनका कलर, फेस का कलर थोड़ा डल है, ठीक है, ये चाइनीज़ टाइप के सब अलग अलग है। तो रेणुका बोलती है कि ये सब तो हमसे अलग लग रहे हैं एकदम। तो उसके अंकल बोलते हैं बेशक ये तुमसे अलग है, लेकिन जो चीज़ें लाइक एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए चाहिए होती है, जो तुम्हारी बेसिक नीड्स है, वो ही इनकी भी बेसिक नीड्स है। जैसे कि तुम्हें फूड चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, शेल्टर चाहिए रहने के लिए, तो इन लोगों को भी यही सारी चीज़ें रहने के लिए, खाने के लिए चाहिए होती है। श्रीकांत अंकल जो है उसको बताते हैं। Their children do the same thing as you probably do, ठीक है, उनके चिल्ड्रन भी वही सारी चीज़ें करते हैं जो कि तुम करती हो, जैसे कि गेम्स खेलना, ठीक है, कभी लड़ाई झगड़ा करना और फिर उसे सुलझा लेना, सिंगिंग करना, डांस करना, और लाइक फैमिली को कभी कभी काम कागज़ में मदद करना, ठीक है। तो वो यही बता रहे हैं कि भले ही सबके चेहरे अलग अलग है, लेकिन नीड्स सबकी एक ही है और सभी लोग सेम ही काम करते हैं। बेसिक नीड्स लाइक सबकी एक ही होती है। They live closer to nature and very early in their lives have learned to care for nature। ये लोग ज़्यादातर क्या रहते हैं, नेचर के पास ही रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो बहुत ही अपनी अर्ली एज में ये लोग क्या है, नेचर की केयर करना भी सीख जाते हैं। और दे लर्न हाउ टू कैच फिश एंड हाउ टू कलेक्ट मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट के पास रह रहे हैं तो ये जल्दी सीख जाएंगे ना कि वहाँ मछलियाँ कैसे पकड़नी है, वहाँ से फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट से मटेरियल कैसे लाना है, क्योंकि जिस एरिया में हम रहते हैं, ठीक है, उस एरिया में हम डल जाते हैं, उस एरियाज़ के हमें काम करने आ जाते हैं, ठीक है। बचपन से जो जिस एरिया में रह रहा है वहाँ की उसे सारी चीज़ें वो जल्दी सीख जाता है। तो देखिए, इसमें बोला है कि चैप्टर 8, 9, 10 में आप ज़्यादा पढ़ोगे डिफरेंट लाइफ मतलब जो लोग हैं उनकी लाइफ के बारे में, डिफरेंट नेचुरल रीजन्स के बारे में।
अब देखिए लाइफ इन द अमेजन बेसन, यहाँ पे अमेजन बेसन में लाइफ क्या है, ठीक है, वो बताइए। अमेजन बेसन मतलब अमेजन रिवर जो है वो जिस जिस एरिया से फ़्लो करती है, ठीक है, अमेजन रिवर के बारे में पता होगा, पढ़ा था आपने। तो वो जिस जिस रिवर मतलब जिस जिस भी एरिया से फ़्लो कर रही है उसे क्या बोल देते हैं हम, अमेजन बेसन। जैसे कि गंगा रिवर ही ले लीजिए, गंगा रिवर सिर्फ एक ही जगह हरिद्वार ही में फ़्लो थोड़ा ना करती है, एक ही जगह तो फ़्लो नहीं करती है ना। गंगा रिवर ऋषिकेश में है, हरिद्वार में भी है, बहुत जगह फ़्लो करती है, तो वो बेसिन है गंगा रिवर के। तो बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेजन बेसिन लेट अस लुक एट द मैप। अगर आप अमेजन बेसिन के मतलब उसके बारे में पढ़ने से पहले एक बार मैप में देखिए, इसमें क्या बताया है ना, नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है ना वो इक्वेटर से बहुत ही पास होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इक्वेटर है, नहीं ये सॉरी, जैसे ये इक्वेटर है ना, 0 डिग्री होता है हमारे इक्वेटर पे, इक्वेटर है तो देखिए इसके यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। ये तो जो ये ट्रॉपिकल होता है ना ये बहुत ही ज़्यादा पास होता है हमारे इक्वेटर से। नोटिस दैट द ट्रॉपिकल रीजन लाइज वेरी क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है। बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ इट इज़ रिफर्ड टू एज इक्वेटेरियल रीजन। अब देखिए यहाँ से ये देखिए 10 डिग्री नॉर्थ यहाँ हो गया, 10 डिग्री साउथ यहाँ हो गया, तो उसके बीच में, ठीक है, जो ये बीच में है ये क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन है, इससे ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में क्या है आपका, इक्वेटोरियल रीजन है। द रिवर अमेजन फ्लोज थ्रू दिस रीजन। तो जो अमेजन रिवर है ना वो इस रीजन के थ्रू ही फ्लो करती है। बहुत बड़ी रिवर है अमेजन, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा डीप जो है अमेजन रिवर ही है। सबसे लार्जेस्ट रिवर नील रिवर थी, लेकिन जो सबसे गहरी नदी है मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है वो अमेजन रिवर में ही है। नोटिस हाउ इट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन टू द वेस्ट एंड रीचेज द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट। देखिए वो कैसे माउंटेन से फ़्लो करती है, ठीक है, माउंटेन से अमेजन रिवर फ़्लो करती है, ठीक है, वेस्ट माउंटेन से, और वो जो अटलांटिक ओशन कैसे पहुँचती है ईस्ट में। अब देखिए द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द रिवर्स माउथ। ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या है, एक रिवर है वो दूसरी रिवर में जाके मिल रही है या दूसरी सी ओशन में जाके पहुँच रही है, उस पॉइंट को या उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई नदी बह के आई, अब इस पॉइंट पे आके क्या है, वो क्या है, अब यहाँ पे से तो अकेले बह रही थी, लेकिन इस पॉइंट पे आके क्या है, वो दूसरे किसी सी से मिल गई या किसी ओशियन से या किसी दूसरे रिवर से, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे रिवर का माउथ, ठीक है। न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज जॉइन द अमेजन रिवर टू फॉर्म द अमेजन बेसिन। बहुत सी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, अमेजन रिवर को जॉइन करती हैं, अमेजन बेसिन बनाती है। ट्रिब्यूटरीज क्या है, जैसे गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो उसमें और भी नदी जो यमुना, यहाँ से अलग अलग नदी आके जो है गंगा में मिल जाती हैं, फिर एक टाइम पे फिर वो गंगा के ही साथ बहने लगती हैं। तो जो ये सारी नदियाँ हैं ना ये क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ऐसे ही बहुत सारी रिवर जो है अमेजन, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो अमेजन रिवर से आके मिलती हैं और अमेजन बेसिन्स जो है बनाती हैं। तो इसमें बताया है द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शन ऑफ ब्राज़ील, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, ठीक है, ये सारी जो है इसमें नदियाँ मिलती हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज क्या होती है बताया है, दीज आर स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर। ये छोटी छोटी नदियाँ होती हैं जो कि क्या एक मेन रिवर को जॉइन करती हैं। जैसे गंगा मेन रिवर है, ठीक है, तो यमुना, झेलम, इसको जो है छोटी छोटी नदियाँ जो है जॉइन करती हैं। सॉरी, यमुना जो हो गया, ब्रह्मपुत्र, जो छोटी सारी नदियाँ हैं वो गंगा को जॉइन करती हैं। तो ये सारी क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, किसकी, गंगा की, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे हम, क्लाइमेट क्या होता है। अब मैंने बताया था ना क्लाइमेट आपको कि क्या होता है, कि मतलब जैसे वेदर तो जो डे टू डे चेंज आ रहा है वो हमारा वेदर हो गया, और फिर लंबे समय तक जो एवरेज वेदर कंडीशन रह रही है वो क्या है, हमारा क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट लाइक सीज़न वाइज सीज़न होता है ना, और वेदर क्या है, डे टू डे जो कंडीशन हो रही है उसे वेदर बोलते हैं। As you know, the Amazon basin is stretched directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. अब जैसे जो अमेजन बेसन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वेटर से ये पास होती है, और इक्वेटर में क्या है, हमारी डायरेक्टली सनरेज पड़ती हैं,
ठीक है। तो क्या है, जो ये अमेज़न बेसिन होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हॉट और बहुत ही हॉट होता है और वेट क्लाइमेट, लाइक बरसात भी बहुत होती है यहाँ पे, और मौसम भी हमेशा लाइक थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या रहता है, गर्मी ही रहती है। और क्या होता है, बोथ डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। और यहाँ पे क्या होता है, दिन और रात लगभग बराबर ही गर्म और ह्यूमिड, मतलब नमी होती है ना जो हमारी एयर में, वो रहती। क्योंकि देखिए, आप मोस्टली आपने देखा होगा कई जगह पे कि दिन में ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन फिर रात को क्या है, उसके कंपैरिजन में ठंडा होता है। मतलब ठंडा क्या, थोड़ा बहुत जो है टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। लेकिन जो ये अमेज़न वाला एरिया है ना, यहाँ पे लगभग सेम ही रहता है दिन में और रात में टेम्परेचर, क्योंकि इक्वेटर पे लाइक करता है। और इक्वेटर पे मैंने आपको बताया था, जो सन रेज़ होती है वो डायरेक्टली हमारे इक्वेटर में फॉल करती हैं। इसके वजह से ये एरिया बहुत ही ज़्यादा हॉट रहता है और वेट रहता है, मतलब मॉइस्चर, नमी रहती है। क्योंकि हॉट रहेगा, अगर ज़्यादा एरिया हॉट है तो क्या होगा, इवेपरेशन ज़्यादा होगा, पानी इवेपरेट हो रहा है, तो ऊपर आसमान, मतलब मॉइस्चर में ही तो जाके मिलेगा ना। ऊपर आसमान में वाटर वेपर रह रहे हैं, जिसकी वजह से नमी हो रही है, फिर बहुत ऊपर जा रहे हैं, वो थोड़ा ऊपर जा रहे हैं वाटर वेपर, तो फिर वो कंडेंस हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं, फिर एक बहुत ही ज़्यादा हैवी बल्क बना देने हैं बहुत सारे वाटर वेपर मिल के, जब कंडेंस हो रहे हैं। फिर जब वो कंडेंस बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं, लोड बहुत हो रहा है, तो फिर वो नीचे पानी, मतलब रेन के फॉर्म में नीचे आ रहे हैं। तो जिस एरिया में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी, वहाँ पे बरसात भी होगी। ठीक है। अब देखिए, इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, लाइक लगभग हर दिन वहाँ रेन होती है। और वार्निंग भी डेट्स टू विदाउट मच वार्निंग, कोई इतनी ज़्यादा वार्निंग भी नहीं दी जाती, क्योंकि हमेशा वहाँ लगभग रेन ही होती है। अमेज़न की बात कर रहे हैं, अमेज़न एरिया पे, अमेज़न बेसिन पे। सो होता है, डे टेम्परेचर आर हाई, जो डे टेम्परेचर होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, हमारी जो एयर है उसमें नमी, और वो नमी इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो उसमें पानी आ जाता है हमारी एयर में। ठीक है। और नाइट में भी जो टेम्परेचर है वो लगभग बहुत कम, ना के बराबर अगर गिर भी जाए ना, तो भी ह्यूमिडिटी क्या है, सेम रहती है जो कि दिन में थी, उतनी ज़्यादा नमी हमारी रहती है। अब देखिए, रेन फॉरेस्ट क्या होता है, एज इट रेन हेवनली इन दिस रीजन। अब जैसे जो अमेज़न वाला रीजन है, अमेज़न एरिया है, ठीक है, उस रीजन में क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत ही मोटे मोटे फॉरेस्ट और बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो है यहाँ पे ग्रो होते हैं, मतलब पूरा लीफ से घिरा हुआ होता है। ठीक है। अगर आप फॉरेस्ट में देखें तो बहुत ही घना फॉरेस्ट होगा, इतना ज़्यादा घना होगा कि उसके अंदर, मतलब बाहर ही इतनी ज़्यादा पत्तियाँ होंगी, उन्होंने पूरा अंदर जो लैंड है उसको ढका होगा। तो जो सनरेज़ होती है ना, इतना घना फॉरेस्ट होता है जो ये अमेज़न में होता है। यहाँ पे रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है, तो फॉरेस्ट इतना ज़्यादा घना होता है कि जो सन रेज़ हैं वो अंदर लैंड तक भी नहीं पहुँच पाती है, बाहर पत्तियाँ ही उसे रोक देती हैं, इतना ज़्यादा घना ये फॉरेस्ट होता है। तो इसलिए जो ग्राउंड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ रेज़ ही नहीं पहुँच पा रही है, तो अंधेरा ही होगा। तो सिर्फ यहाँ पे ऐसे जानवर मिलते हैं जो कि शेड टॉलरेंट वेजिटेशन होता है, मतलब जो रात में भी रह सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जैसे दिया ऑर्चिड्स हो गया, ब्रोमेलेड्स होता है जो यहाँ पे वो ग्रो एज अ प्लांट पैरासाइट यहाँ पे ग्रो करते हैं। ये आपको अमेज़न फॉरेस्ट की इमेज दिखाई है। ठीक है। द रेन फॉरेस्ट इज़ रिच इन फौना, जो ये रेन फॉरेस्ट होता है यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के जो फौनाज है यहाँ पे आपको मिलेंगे, एनिमल, बर्ड्स, सारी चीज़ें मिलेंगे। जैसे कि आपको बर्ड्स सच एज टोकन्स हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद द ब्रिलियंटली कलर, ठीक है, प्लमेज, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बर्ड्स आपको मिलती हैं। टोकन्स की इमेज दिखाई है, और डिफरेंट कलर्स होते हैं बर्ड में, ऐसी बर्ड्स यहाँ पे आपको जो है मिलती हैं। और जो ये बर्ड्स होती है ना, ये इंडिया में नहीं पाई जाती हैं ऐसी बर्ड्स। ठीक है। डिफरेंट जो ये इंडिया में जो बर्ड्स पाई जाती हैं उससे थोड़ा अलग ही होती हैं ये बर्ड्स जो होती है। इंडिया में ऐसी बर्ड नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि ये अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाता है। ठीक है। और वो इंडिया में है नहीं। दीज बर्ड्स आर ऑल्सो मेक लाउड साइन इन द फॉरेस्ट, जो ये बर्ड्स है ये बहुत ही तेज़ आवाज़ें भी जो है ये फॉरेस्ट में निकालती हैं। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लोथ एंड आंट ईटिंग टेपियर्स आर फाउंड हेयर, ये भी पाए जाते हैं। जैसे कि वेरियस स्पीसीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, जैसे स्नेक्स होते हैं वो इस जंगल में, अमेज़न जंगल में ना बहुत ही बड़े बड़े स्नेक्स भी रहते हैं। ठीक है। जो अमेज़न जंगल होता है
मतलब जिस एरिया में अमेज़न रिवर बह रही है, इक्वेटर के पास होता है ना, ये जंगल बहुत ही घना होता है, तो यहाँ पे ऐसे कोई ज़्यादा जाता भी नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सांप भी जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन, अजगर जो होते हैं, एनाकोंडा जो होते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में। बिसाइड द बेसिन इज़ होम टू 1000 ऑफ स्पीसीज़ ऑफ इंसेक्ट, जो यहाँ पे 1000 यहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा इंसेक्ट भी यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, फिशेस भी रहते हैं, जैसे फ्लैश ईटिंग जो फिशेस क्या है, मांस खाती हैं, पिराना फिश जो हमें बोलते हैं, वो भी इस रिवर में पाई जाती है, जो अमेज़न रिवर होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये बेसिन होता है ना, अमेज़न बेसिन है, लाइक यहाँ पे बहुत ही रिच वैरायटी ऑफ लाइफ पाई जाते हैं, अलग अलग तरीके के जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। अब देखिए, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, जो यहाँ लोग रहते हैं उनके बारे में बताया है। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। जो लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे एरियाज़ में रहते हैं, लाइक कुछ पार्ट फॉरेस्ट का, कुछ ट्रीज फॉरेस्ट का क्लियर करके, ठीक है, वहाँ पे क्या है, अपने लिए फूड ग्रो कर देते हैं। और जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं और फ़िश लेके आते हैं वहाँ से, रिवर से। और जो वुमेन है वो क्या करती है, क्रॉप्स जो वो उगाते हैं ना छोटे छोटे एरिया में, उसकी देखभाल करती हैं। मेनली जो वो क्रॉप ग्रो करती हैं वो क्या होती है, टैपियोका, पाइनएप्पल हो गया, स्वीट पोटैटो, ये क्रॉप जो है वो ग्रो करती हैं। As hunting and fishing are uncertain, it is the women keep their families alive by feeding them the vegetable they grow। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो हंटिंग और फिशिंग हो रही है आपको हमेशा ही जो है जानवरों का शिकार करने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे हमेशा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जो वुमेन है उन्हीं की वजह से जो है वहाँ पे लोग ज़िंदा रहते हैं वहाँ के, क्योंकि जो वो वेजिटेबल ग्रो करती है उसकी रखवाली करती है ना, तो जितनी अच्छी वेजिटेबल वो ग्रो करती हैं फिर वो लोग खाते हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और जो ये एग्रीकल्चर ये लोग करते हैं वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं जिसे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या इसके बारे में बताया है। इज़ द वे ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड वेयर फार्मर्स क्लियर अ पीस ऑफ लैंड बाय स्लैशिंग और कटिंग डाउन द ट्रीज एंड बसेस। अब देखिए, एक क्या है, एक पीस ऑफ लैंड, यहाँ पे क्या करा उन्होंने, जो ट्रीज़ है ना ऊपर से, जैसे ऊपर से जो ट्रीज़ हैं उसे क्या है काट देते हैं, ठीक है। बहुत घने घने ट्रीज़ होते हैं तो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही नीचे, ठीक है, तो ऊपर से ये सारे ट्रीज़ जो है काट दिए उन्होंने, तो अब सनलाइट थोड़ी नीचे आ गई। और फिर क्या करते हैं, जो जो नीचे एरिया बचा है उसको क्या कर देते हैं, जला देते हैं। और जलाने के बाद क्या करते हैं, उस एरिया को जला के वहाँ पे जो राख वाख बनती है ना जलाने के बाद, उसको पूरी एरिया में जो है फैला दी, ठीक है, इस एरिया में उन्होंने सारी जो है फैला दी, ठीक है। फिर दीज आर दी बर्न विच रिलीज द न्यूट्रेंट्स इनटू द सॉइल, ये सॉइल में क्या न्यूट्रेंट्स रिलीज़ करते हैं। फिर न्यू क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस क्लियर्ड फील्ड फॉर अ फ्यू ईयर्स, लाइक कुछ साल तक तो जो है इसमें क्रॉप्स जो है ग्रो किए जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, हम इसको इतने बार यूज़ कर रहे हैं तो जो सॉइल है वो अपनी क्या है, न्यूट्रेंट्स खो देता है, फर्टिलिटी जो है वहाँ से खो देता है। तो अब क्या है, कुछ टाइम तक ये खेत जो है ना वो बंजर टाइप का रह जाता है। अगर हम इसमें कुछ ग्रो भी करें तो यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, तो लोग जो है मतलब इसको छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, ताकि जो सॉइल है वो अपनी न्यूट्रिएंट्स फिर से वापस ला सके। तो कुछ टाइम तक इस लैंड को खाली छोड़ देते हैं और दूसरे प्लॉट में चले जाते हैं, वहाँ भी सेम प्रोसेस करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम स्लैश एंड बर्न प्रोसेस, ठीक है। और फिर जैसे ही वो जो पहला वाला प्लॉट वो छोड़ के गए थे, उसकी फर्टिलिटी वापस आएगी, वो दोबारा वहाँ पे चीज़ें ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये वाली कल्टीवेशन वो करते हैं, ठीक है। जो स्टेपल फूड है, मतलब जो मोस्टली लोग खाते हैं यहाँ पे खाना, मैनियोक होती है जिसे कसावा भी बोलते हैं, जो कि कहाँ ग्रो करती है, अंडर द ग्राउंड, जैसे कि पोटैटो ग्रो करता है। और वो क्या खाते हैं, क्वीन आंट्स, एग्स खाते हैं। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज, कोका वो यहाँ पे उगाई जाती हैं। जो रेन फॉरेस्ट होता है ना, प्रोवाइड लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज, बहुत ही ज़्यादा जो यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ फॉरेस्ट काटते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ भी प्रोवाइड करता है ये लोगों को घर बनाने के लिए, ठीक है। सम फैमिलीज लिव इन थैस्ट हाउस शेप लाइक बीव्स, अब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, तो जो लोग होते हैं ना वैसे ही जो है घर बना लेते हैं अपने और उसमें रहते हैं।
There are other large apartment like houses called maloko with a steeply slanting roof. अब कुछ लोग ऐसे घर भी बनाते हैं जिनकी जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है, लाइक थोड़ी नीचे को ऐसी तिरछी होती है, क्योंकि इस एरिया में बरसात ही इतनी होती है तो स्लैंटिंग रूफ बनाने पड़ते हैं ताकि क्या है जो पानी है वो रुके ना छत में, वो खुद ही क्या है नीचे आके गिर जाए, तो इसलिए स्लैंटिंग रूफ यहाँ पे बनाते हैं। और जो लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इज स्लोली चेंजिंग, जो लाइफ है यहाँ जो लोग रह रहे हैं अमेजन बेसिन में वो स्लोली चेंज कर रही है। बेसिन मैंने बताया था ना आपको क्या था, जैसे अमेजन रिवर है वो जिस एरिया से फ्लो हो रही है वो अमेजन बेसिन हो गया। फिर इन द ओल्डर डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, तो हम पुराने टाइम पे फॉरेस्ट में एक ही तरीका था पहुंचने का कि हम जो रिवर है उसके रास्ते जा सकते थे। फिर 1970 में क्या हुआ, द ट्रांस अमेजन हाईवेज मेड ऑल पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। 1970 में क्या है यहाँ पे क्या हाईवे भी बन गए यहाँ पे, जिससे कि लोग क्या है अब फॉरेस्ट के किसी भी पार्ट में जा सकते हैं, और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की हेल्प से भी जो है वो अलग अलग प्लेसेस में जा सकते हैं। The indigenous population was pushed out from the area and forced to settle in the new areas where they continue to practice their distinctive way of farming। अब जो है जो वहाँ पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम लोग रहते थे, तो जितने भी लोग वहाँ रह भी रहे थे ना उन लोगों को वहाँ से हटा दिया और उनसे बोला कि आप दूसरे एरिया में जाओ और वहाँ अपनी घर सेटल करो, खुद को सेटल करो, और जो चीज़ें तुम वहाँ करते थे वही चीज़ें यहाँ पे कर लो, सेम तरीके से फार्मिंग यहाँ पे भी कर लो। The developmental activities are leading to the gradual destruction of biological diverse rainforest। अब जो डेवलपमेंट लोग कर रहे हैं, अपने लिए घर बना रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, खेती करने के लिए मतलब पेड़ काट रहे हैं, रहने के लिए पेड़ काट रहे हैं वहाँ लकड़ियों के लिए, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इन फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट द लार्ज एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है, अगर हम देखें तो बहुत ही एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट जो है लोग डिसअपियर हो रहा है एनुअली अमेजन फॉरेस्ट में, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अ मच वाइडर इम्प्लीकेशन। इसका क्या होता है, बहुत ही बुरा इम्पैक्ट है अगर लोग पेड़ काट रहे हैं, क्योंकि जो टॉप सॉइल है ना वो क्या हो रही है, वॉस्ट अवे एज रेन फॉल्स एंड द लश फॉरेस्ट टर्न्स इनटू बैरन लैंडस्केप। अब देखिए, अब जैसे जो टॉप सॉइल होती है वहाँ पे क्या होती है, पेड़ वेड़ रहते हैं, ठीक है। पेड़ रहते हैं तो क्या होता है, अगर बरसात आती भी है तो बरसात क्या है, मिट्टी को अपने आप, जो ये पेड़ की जड़ें होती है ना ये मिट्टी को अपने आप में जकड़ के रखती हैं, तो इसकी वजह से अगर बहुत तेज़ रिवर भी आ रही है तो क्या होता है, मिट्टी यहाँ से सॉइल इरोड नहीं होती है, तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसमें। अब पेड़ ही काट देंगे, ठीक है, सॉइल ही ऊपर की सॉइल बच गई, कुछ चीज़ है नहीं वहाँ पे सॉइल को होल्ड करने के लिए, तो क्या होगा उससे, सॉइल तो डेफिनेटली फ्लो होगी, सॉइल इरोड होगी, सॉइल इरोजन होगा, तो क्या है, ज़मीन बंजर पड़ जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी ना फिर वो ज़मीन। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाया है पहले कितना अच्छा फॉरेस्ट है, यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट था, उसके बाद क्या है, लोगों ने फॉरेस्ट को काट दिया, वहाँ पे खेती करने के लिए अपनी खेती करने लगे, वहाँ पे कुछ लोगों ने घर बनाया, फॉरेस्ट काट दिया, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखिए आप पूरा फॉरेस्ट देखिए, बहुत कम फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कट गया है, यहाँ पे बस लोग सेटल हो गए हैं और वो अपनी खेती बाड़ी करने लग गए हैं, ठीक है, तो बहुत नुकसान हो रहा है इससे। अब देखिए, लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में मतलब उसके वहाँ पे जो लोग रहते हैं जहाँ से गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया है। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फ्रॉम द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो ट्रिब्यूटरीज होती है ना गंगा की और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज होती है वो टुगेदर मिलके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती है। लाइक गंगा की ट्रिब्यूटरीज होंगी जो गंगा में आके मिल रही होंगी, ब्रह्मपुत्र की जो ब्रह्मपुत्र में आके मिल रही होंगी, फिर जब ये दोनों साथ में मिलती है तो उससे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। The basin lies in the subtropical region that is situated 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है हमारा, हमने पढ़ा ना, इंडियन जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आता है, इंडिया का जो पोर्शन है, तो क्या है जो इसमें बताया है ना कि जो ये एरिया लाई करता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो लाई करता है वो ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है। ये इक्वेटर है तो ये ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक आपका क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाई करता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में। जैसे कि जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, ठीक है, और जो
ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र की, वो यहाँ पे आके मिलती हैं। अब देखिए द प्लेन्स ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज आर सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक यहाँ पे माउंटेन्स हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज हैं, सुंदरबन डेल्टा है, तो ये बहुत ही मेन फीचर्स हैं इस गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के। और ऑक्सबो लेक डोट द प्लेन एरिया, ऑक्सबो ऐसे बो होता है ना आपका धनुष बाण जो है, उसकी तरह की जो है रिवर्स जो है लेक्स बनी हुई हैं यहाँ पे प्लेन एरियाज़ में। और द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट, और जो एरिया होते हैं ना लाइक यहाँ पे मानसून क्लाइमेट होता है। मानसून क्लाइमेट क्या था, जहाँ पे सीजन्स आते हैं, जैसे विंटर सीज़न और वो समर सीज़न हो गया, फिर रेनी सीज़न हो गया, ऑटम सीज़न हो गया, तो मानसून क्लाइमेट रहता है इस एरिया में। लाइक चारों तरीके के सीज़न यहाँ पे आते हैं। और द मानसून ब्रिंग रेन फ्रॉम द, जो मानसून यहाँ पे आता है वो मिड जून से सितंबर के टाइम पे आता है। और जो समर्स होते हैं वो हॉट होते हैं, विंटर्स जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। अब देखिए जो बेसिन एरियाज़ होती है ना, उसमें वेरिड टोपोग्राफी होती है, अलग अलग तरीके के जानवर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, अलग अलग तरीके की वेजिटेशन, फ्लोरा, फोना सब मिलेगा आपको यहाँ पे। द इन्वायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब देखिए इन्वायरमेंट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, क्योंकि देखिए इन्वायरमेंट के हम किसी जगह पे कैसे रहते हैं, हम देखते हैं ना कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। अब देखिए मोस्टली लोग प्लेन्स एरिया में रहना प्रेफर करते हैं वहाँ के इन्वायरमेंट को देख के, क्योंकि जो हिली एरियाज़ हैं ऊपर टॉप में है वहाँ पे क्या है थोड़ा ज़्यादा ठंड रहती है, और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी उतना इजी नहीं है, सड़कें वहाँ उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, और खेती करने के लिए उतनी ज़्यादा लैंड भी अवेलेबल नहीं है। तो इन्वायरमेंट को देख के ही जो है लोग रहते हैं, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है लोगों का। अब देखिए द माउंटेन एरियाज विद स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होता है, वहाँ पे क्या होता है लाइक खेती अच्छे से नहीं हो पाती है, थोड़ा कम भी स्टीप स्लोप है। टेरेस फार्मिंग सुना होगा ना आपने, ऐसे टेरेस फार्मिंग ऐसे स्टीप जैसे बना देते हैं, जैसे हमारे क्या होते हैं सीढ़ियाँ होती हैं ना, ऐसी जैसे खेत वहाँ पे बना देते हैं। और जो ये ब्रॉड एरिया है ना, यहाँ पे जो खेती करते हैं लोग इस एरिया पे। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ़ पीपल जो होते हैं माउंटेन एरिया में रहते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के। द प्लेन एरिया प्रोवाइड द मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्या है प्लेन एरिया है, वो ह्यूमन बींग्स को लाइक बहुत ही अच्छा एरिया है उनके रहने के लिए। यहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल है, इसलिए जो एग्रीकल्चर लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा करते हैं। फ्लैट लैंड भी अवेलेबल है यहाँ पे, तो ईजी होता है एग्रीकल्चर करने में। और जो डेंसिटी पॉपुलेशन प्लेन एरिया की जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। और जो मेन क्रॉप्स यहाँ पे उगाई जाती है, पैडी चावल यहाँ पे जो उगाए जाते हैं, क्योंकि जो कल्टीवेशन होता है ना चावल का, वो क्या है उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होता है। और इट इज़ ग्रोन इन द एरिया जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा होती है। अब हो गया वीट, मेज, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर अदर क्रॉप जो यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। कैश क्रॉप्स जैसे कि क्या सुगर केन, जूट, वो भी यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन में जो उगाई जाती हैं। बनाना प्लांटेशन भी जो यहाँ पे देखी गई है। इन वेस्ट बंगाल एंड असम टी इज़ ग्रोन इन, वेस्ट बंगाल और असम में टी जो है यहाँ पे उगाई जाती है। और जो सिल्क है वो भी प्रोड्यूस की जाती है थ्रू कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म बिहार और असम में। और माउंटेन्स और हिल जहाँ पे स्लोप्स जेंटल हैं थोड़े, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। जहाँ पे स्लोप ज़्यादा नहीं है वहाँ पे टेरेस फार्मिंग बताया मैंने आपको कैसे होती है। द वेजिटेशन कवर ऑफ द एरिया वेराइटीज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म। जो वेजिटेशन होता है ना वो किसके अकॉर्डिंग होता है, वहाँ का लैंड एरिया कैसा है। प्लेन्स में अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे, फिर थोड़ा आप और हाइट में जाएंगे पहाड़ों में अलग तरीके के फॉरेस्ट होंगे, तो वेजिटेशन पे डिपेंड करता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है ना, वहाँ पे मोस्टली डेसिडियस ट्रीज़ जो है वहाँ पे ग्रो करती है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं उनको क्या हॉट क्लाइमेट या फिर मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए होती है, जिसमें टीक, साल, पीपल ये सारी चीज़ें जो हैं उगती हैं। फिर यही सारी चीज़ें आपको बताया है कि जैसे उत्तराखंड, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉर्निफरस ट्रीज़ होते हैं जैसे देवदार। फिर बिकॉज़ यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो कूल होता है और स्लोप्स भी थोड़े स्टीप होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जितनी आप हाइट में जाओगे उतने वहाँ पे टेम्परेचर ठंडा होता है, तो वहाँ पे कॉर्निफरस फॉरेस्ट जो होते हैं ज़्यादा पाए जाते हैं।
और क्या है, यहाँ पे वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती हैं इस बेसिन में। एलिफेंट, टाइगर, डियर, मंकीज़ जो यहाँ पे कॉमन है। और वन हॉर्न राइनासोर्स जो है वो भी ब्रह्मपुत्र प्लेन में पाया जाता है। और इन द डेल्टा एरिया जहाँ पे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल, एलिगेटर यहाँ पे पाए जाते हैं। और जो एक्वेटिक लाइफ है ना वो फ्रेश वाटर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है, जैसे कि लेक और सी हो गया बे ऑफ बंगाल की। और जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ फ़िश जो यहाँ पे पाई जाती है, रोहू, कटला और हिल्सा। और जो फ़िश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। इस एरिया में ज़्यादातर लोग फ़िश या फिर चावल ही खाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर आपको बताया है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स होता है उसमें बहुत ही बड़े टाउन्स और सिटीज़ भी हैं। सिटीज़ जैसे कि इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ, पटना, ये सारे क्या है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में है। जो कि यहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है, लाइक मोर देन 10 लाख लोग जो है यहाँ पे गंगा नदी के किनारे रह रहे हैं। और जो वेस्ट वाटर होता है इस टाउन से वो सीधे कहाँ जा रहा है, रिवर्स में ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, गंगा रिवर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूट हो रही है। ठीक है, और जो ऑल द 4 वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो मैंने 4 वेज ट्रांसपोर्ट के बताया था ना, एयरवेज, वाटरवेज होता है। ठीक है, एयरवेज, वाटरवेज होता है, रोडवेज होता है। ठीक है, तो ये सारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में अच्छे से डेवलप हैं। तो जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे रोडवेज़ और रेलवेज़ ट्रांसपोर्ट यूज़ होती हैं, जिससे कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और वाटरवेज़ भी यहाँ पे अच्छे से हो रहा है ट्रांसपोर्ट के लिए, रिवर्स के थ्रू ले जाया जाता है। और कलकत्ता में इम्पॉर्टेंट पोर्ट है रिवर हुगली। ठीक है, तो और जो प्लेन एरिया वहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स पाए जा रहे हैं। और क्या है, टूरिज़्म भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, जैसे कि जो ताजमहल है वो रिवर यमुना के किनारे है। इलाहाबाद में जो है वहाँ पे रिवर गंगा और यमुना। बुद्धिस्ट स्तूपा है उत्तर प्रदेश में, बिहार, लखनऊ विदित इम्बारा। ठीक है, असम में काजीरंगा और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह की वैरायटीज़ हैं, वेजिटेशन है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत लोग टूरिस्ट भी यहाँ को अट्रैक्ट होते हैं, टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलर आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो चलिए एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। देखिए यहाँ पे बोला है नेम द कॉन्टिनेंट इन विच अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, साउथ अमेरिका में हमारा अमेजन बेसिन लोकेटेड है। फिर विच वट आर द क्रॉप्स ग्रोन बाय पीपल। अमेजन बेसिन में जो ज़्यादातर लोग क्रॉप भी होते हैं, टोपियोका हो गई, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटोज, कोको, कॉफ़ी, ये सारी बोते हैं। और नेम द बर्ड दैट यू आर लाइकली टू फाइंड इन रेन फॉरेस्ट। जो अमेजन में कौन सी बर्ड्स मिलती है, टोकन्स मिलती हैं, हमिंग बर्ड यहाँ पे जो है मिलती हैं। ठीक है, और मेजर सिटीज़ जो कि रिवर गंगा में लोकेटेड हैं, इलाहाबाद है, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सारी जो है रिवर गंगा के वहाँ पे लोकेटेड है। वेयर इज़ वन हॉर्न राइनासोर। कहाँ पे गैंडा जो होता है एक सींग होती है जिसकी, वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। ठीक है, अब टिक द करेक्ट आंसर बोलें। टोकुन क्या है, एक तरीके की बर्ड है। और मैनिको इज़ द स्टेपल फूड। ज़्यादातर लोग किस एरिया में जो है मैनिको खाते हैं, कहाँ पे बताया था मैंने आपको, अमेजन एरिया में। और कलकत्ता कौन सी रिवर में लोकेटेड है, हुगली में है। देवदार आर एंड फर्स, वो किस टाइप के फॉरेस्ट हैं, देवदार और फर्स जो हैं वो है कॉर्निफोरस फॉरेस्ट, जो ज़्यादा हाइट में ट्रीज़ होते हैं। और बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है मोस्टली, बताइए, डेल्टा एरिया में। ठीक है, अब देखिए मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपको कॉटन टेक्सटाइल देखिए कहाँ पे होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको बताइए। जैसे कॉटन टेक्सटाइल आपकी कहाँ है, वाराणसी में है। ठीक है, मलोका क्या है आपका, स्लैंटिंग रूफ्स जो होती है यहाँ पे होती हैं। ठीक है, और पिराना क्या है, एक तरह की फ़िश है बताया था। सिल्क वॉर्म क्या है, सेरिकल्चर। ठीक है, सेरिकल्चर मतलब जिसमें हम सिल्क लोग को पालते हैं, सिल्क का मतलब जिससे हमें वॉर्म मिलते हैं, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है ना। काजीरंगा कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। अब आपको क्या बोल रहे हैं कि
रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं, आपको रीज़न बताना है क्यों रेन फॉरेस्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया था ना ऊपर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के सेटलमेंट के लिए, खुद रहने के लिए फॉरेस्ट काट रहे हैं ना, फॉरेस्ट काट रहे हैं खुद रहने के लिए, तो उसकी वजह से रेन फॉरेस्ट डिप्लीट हो रहे हैं। और वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी वहाँ पे रेन फॉरेस्ट काट रहे हैं ताकि वो क्रॉप्स जो है उगा सकें, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, रेन फॉरेस्ट वहाँ का डिप्लीट हो रहा है। और जो पैडी होता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन में होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो यहाँ की सॉइल है वो डीप लोमी सॉइल होती है, सॉइल काफ़ी अच्छी होती है। और जो रिवर होती है, ठीक है, वो अपने साथ यहाँ पे एलुवियल सॉइल यहाँ पे लेके आती है, तो यहाँ पे लाइक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पानी भी अवेलेबल होता है। और इस प्लेन्स में ज़्यादातर लोग रहते हैं तो यहाँ पे लेबर भी सस्ते में मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पैडी मोस्टली ग्रो की जाती है। तो यही सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी रेन फॉरेस्ट के बारे में, जो अमेजन बेसिन में रेन फॉरेस्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।